हेलो। हाँ, जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो कक्षा 10 की विज्ञान में जो आपका चैप्टर चल रहा था नियंत्रण एवं समन्वय, तो उसी से रिलेटिव जो भी शेष क्वेश्चंस पिछले वीडियो में हमने आपको हार्मोन्स हार्मोन्स के बारे में बताया था, हार्मोन्स समझाए थे, जिसमें आपके ऑक्सेंस, जिबरलिन और इसके साथ ही साथ जो नर हार्मोन, मादा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉन, इन सभी के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया गया था। और आज के वीडियो में हम जो हार्मोन्स के टॉपिक आपके शेष रह गए थे उनके बारे में, और साथ ही साथ इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह आज के वीडियो में रहने वाला है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं सीधे टॉपिक पर कि आज का हमारा टॉपिक है क्या। चलिए सीधे स्क्रीन पे देख रहे हैं आप जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन जो हार्मोन्स है आपका, इसकी खोज सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक जो थे कुरासावा। तो जिब्रेलिन की खोज वैज्ञानिक कुरासावा ने, जो आप जानते हैं सभी, धान धान के खेत में की थी। और जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है कि यह एक वृद्धि नियंत्रण पदार्थ है। क्या है? वृद्धि पर नियंत्रण करता है, इसे जिब्रेलिन भी कहा जाता है। यह कमजोर अम्लीय हार्मोन है। GA3 इसका महत्वपूर्ण एक यौगिक है। अब जिब्रेलिन के मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए, आनुवांशिक बौने पौधों का दीर्घीकरण। जो आनुवांशिक मतलब माता पिता से जो लक्षण उसे मिलते हैं आनुवांशिकी के, तो आनुवांशिक पौधों का दीर्घीकरण, बौने पौधे हैं उनमें लंबाई में वृद्धि करना। अब ये पदार्थ देखिए कि आनुवांशिक बौने पदार्थों के दीर्घीकरण में सहायक हैं, जैसे आपकी मक्का रही, मटर है, इन सभी की। इसके अलावा दीर्घ दीप्तकाली पादपों में पुष्पन। तो दीर्घ दीप्तकाली जो पादप है आपके, उनको जिब्रेलिन देने से लघु अवधि में ही पुष्पन होने लगता है। कि जिन पौधों में देर से पुष्पन होता है उसमें आप जिब्रेलिन का छिड़काव कर दें, तो उन पौधों में कुछ जल्दी से पुष्पन होने लगता है। और फल है आपका या बीज जो भी बनता है, तो उसमें जल्दी से जल्द उत्पादन मिलने लगता है। इसी के साथ साथ शीत उपचार का प्रतिस्थापन। तो कुछ पौधे देखिए 2 वर्षीय होते हैं, तो इनको जिब्रेलिन देने से इन पादपों के शीतकाल के प्राकृतिक तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये 1 वर्ष में ही पुष्पन कर देते हैं। और इसके साथ ही साथ फलों में वृद्धि के लिए भी हम जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। अब जैसे आपका अंगूर है, अंगूर, तो जिब्रेलिन का अगर आप प्रयोग करेंगे अंगूर की फसल पर, तो उसमें गुच्छे जल्दी और गुच्छों के आकार में वृद्धि हो जाएगी। तो देखते हैं स्क्रीन पे, देखिए हमने बता रखा है आपको कि जब भी आप बायोलॉजी के ये वीडियो देखा करें, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठें, जिससे जो आपको स्क्रीन पर थ्योरी दिखती है उसके नोट्स आप बनाते रहें कंटिन्यूअस। क्योंकि नोट्स आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो नोट्स आप बनाते रहिए। चलिए देखिए, जिब्रेलिन लिखा है कि इसकी खोज सर्वप्रथम जापानी वैज्ञानिक कुरासावा ने धान के खेत में की थी। यह एक वृद्धि नियंत्रण पदार्थ है, इसे जिब्रेलिन भी कहा जाता है। जिब्रेलिन यह कमजोर अम्लीय हार्मोन है। GA3 सबसे महत्वपूर्ण जिब्रेलिन है। GA3 सबसे महत्वपूर्ण जिब्रेलिन है। अब जिब्रेलिन के कार्य
तो जिब्रेलिन के कार्य अभी आपको समझाए। पहला है आनुवांशिक बौने पौधों का दीर्घीकरण। तो ये पदार्थ आनुवांशिक बौने पदार्थों के दीर्घीकरण में सहायक है, जैसे आपका मक्का है, मटर है इत्यादि। नेक्स्ट है आपका दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों में पुष्पन। तो दीर्घ प्रदीप्तकाली पादपों को जिब्रेलिन देने से इनमें लघु प्रकाश अवधि में ही पुष्पन हो जाता है। कुछ समय में ही पुष्पन स्टार्टिंग हो जाती है, पुष्प आने लगते हैं। आगे आपका शीत उपचार का प्रतिस्थापन। तो कुछ द्विवर्षीय पादपों को जिब्रेलिन देने से इन पादपों के शीतकाल के प्राकृतिक तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती है और ये 1 वर्ष में ही पुष्पन देने लगते हैं। अगला है फलों में वृद्धि या पकना। तो यह फलों में परिवर्तन में भी उपयोगी है, जैसे आपका अंगूर, अर्थात इसका प्रयोग अंगूर के आकार एवं गुच्छे की लंबाई बढ़ाने आदि में किया जाता है। ये तो अंगूर है, अन्य जो भी फल है, सब्जियां हैं, इन सभी में आप जिब्रेलिन उपयोग कर सकते हैं उनके आकार में वृद्धि के लिए, पुष्पन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक क्या है आज का हमारा। साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखिए, मिलर और उनके सहयोगियों ने साइटोकाइनिन का जो खोज है वो सर्वप्रथम खमीर और जो फफूंद है आपकी फफूंद के पौधे से प्राप्त किया और इसलिए इसे काइनेटिन नाम दिया गया, अर्थात जो न्यूक्लियक अम्ल के अपघटन से बनता है। तो स्क्रूग ने नारियल पानी को काइनेटिन के समान पाया। जो स्क्रूग वैज्ञानिक थे उन्होंने जो आपका नारियल पानी होता है उसके पानी को काइनेटिन के समान पाया। अब लैंथम एवं उनके सहयोगी जो थे वैज्ञानिक लैंथम और उनके सहयोगियों ने ऐसे प्राकृतिक साइटोकाइनिन को अपरिपक्व मक्का के दाना, जो मक्का का दाना जिसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ, उसमें खोजा और जियोटिन इसे नाम दिया। तो जियाटिन प्राकृतिक एवं सबसे अधिक सक्रिय साइटोकाइनिन है। अब साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य देखिए, कोशिका विभाजन, कोशिका का दीर्घीकरण एवं शीर्ष प्रभावता का प्रकार। तो वही देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि मिलर तथा उनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम खमीर और फफूंद के से पौधे से इसे प्राप्त किया और इसलिए इसे नाम दिया काइनेटिन, अर्थात न्यूक्लियक अम्ल के अपघटन से क्या प्राप्त होता है, काइनेटिन। अब जो वैज्ञानिक थे स्कूग ने नारियल पानी को काइनेटिन के बिल्कुल समान पाया, काइनेटिन के समान पाया। इसके बाद में लैथम नामक वैज्ञानिक ने एवं उनके सहयोगियों ने प्रथम प्राकृतिक साइटोकाइनिन को अपरिपक्व मक्के के दाने में खोजा और इसे नाम दिया जियोटिन। क्या नाम दिया, जियाटिन। जियाटिन एक प्राकृतिक एवं सबसे अधिक सक्रिय साइटोकाइनिन है। अब साइटोकाइनिन के कार्य तो देखिए, नंबर 1 है आपका कोशिका विभाजन। तो साइटोकाइनिन ऑक्सिन के साथ मिलाकर कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है आपका कोशिका का दीर्घीकरण एवं विभेदन। तो दीर्घीकरण भी करता है, साथ ही साथ विभेदन भी करता है। अगला पॉइंट है शीर्ष प्रभाविता का प्रतिकार। तो वृद्धि निरोधक हार्मोन, जिसमें देखिए अगला टॉपिक है वृद्धि निरोधक हार्मोन, जिसमें आपके देखिए कि ये हार्मोन्स पादप अथवा उनके अंगों में वृद्धि को रोकते हैं, जैसे आपका एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन। इथाइलिन तो आप सभी जानते हैं, जिसे आप कार्बेटर के नाम से बाजार में मांगते हैं, कार्बेटर, जिससे कच्चे फलों को पकाया जाता है। देखिए एब्सिसिक अम्ल आपका दे रखा है स्क्रीन पे। तो कांस एवं एडिकोट ने इसे कपास के पादप, जो कांस और एडिकोट वैज्ञानिक थे, इसे कपास के पादपों की कलियों से अलग किया। यह मात्र कोशिका विभाजन को ही नहीं रोकता, बल्कि पादप की संपूर्ण उपापचयी क्रियाओं को भी धीमा कर देता है। जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको धीमा कर देता है, जिसे हम बोलते हैं सुषुप्ता अवस्था या
प्रसुप्ता अवस्था कि पादप की जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं धीमी हो जाती हैं, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं सुषुप्तावस्था या प्रसुप्तावस्था। इसलिए इसे हम वृद्धि निरोधक हार्मोन की तरह वर्गीकृत कर सकते हैं। अब इसके कार्य देखिए, नंबर 1 है जीर्णता एवं विलगन, कलिका प्रसुप्ति, पुष्पन, बीज प्रसुप्ति और रंध्रों को बंद करना। तो जीर्णता एवं विलगन, जो विलगन आपका पुष्पन, पुष्प अलग होते हैं पौधे से, उसे विलगन बोलते हैं। कलिका प्रसुप्ति की कलिका का विकास कम हो जाता है, पुष्पन, बीज प्रसुप्ति और रंध्र जो होते हैं उन्हें बंद कर देना। आप देखिए सुषुप्तावस्था यह एक ऐसी अस्थायी अवस्था होती है जिसमें उपापचय की दर अत्यधिक कम हो जाती है। प्रायः जब बीज सुषुप्तावस्था को प्राप्त करते हैं और अनुकूल अवस्थाओं में भी अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसका मुख्य रीजन होता है कि वृद्धि निरोधक हार्मोन एस्बेसिक अम्ल। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चे को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर सचेत करें, ज़रूर बताएं कि जिससे हम आपको अब कुछ और बेटर देने की कोशिश करें। वैसे प्रत्येक टीचर की कोशिश तो यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे। हम भी अपना 100% आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कहीं पर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, जिससे हमें भी एक प्रेरणा मिलती रहे कि हाँ, हमारे बच्चे हमारा सहयोग कर रहे हैं। हम आपका सहयोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का चार्ज तो ले नहीं रहे हैं। तो आप भी हमारा सहयोग करें। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। इथाइलिन। इथाइलिन ये आपका लास्ट टॉपिक है आज का। इथाइलिन देखिए, यह पादप जगत का गैसीय हार्मोन कहलाता है, गैसीय हार्मोन कहलाता है। तो बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसे पादप हार्मोन सिद्ध किया। डी नेल्जुबो ने बताया कि पादप इथाइलिन गैस जड़ की ट्रॉपिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन करती है। इथाइलिन गैस जड़ की ट्रॉपिक प्रतिक्रियाओं में परिवर्तन करती है। यह फलों को पकाने में सहायता करती है, इसलिए इसे फलों को पकाने वाला हार्मोन्स ही कहते हैं। तो यहाँ से आपका एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन बन जाता है कि इथाइलिन का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो फलों को पकाने में, या फल पकाने के लिए हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उत्तर आपका क्या रहेगा, इथाइलिन गैस। इस प्रकार भी पूछ लेता है कि फलों को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप, इथाइलिन। तो यह भी पादपों के लिए मुख्यतः वृद्धि रोधक का कार्य करता है। इथाइलिन के कार्य देखिए आप, फलों की वृद्धि एवं पकना, अनुप्रस्थि वृद्धि, विलगन, जड़ प्रारंभन और पुष्पन। तो ये मुख्य कार्य हैं देखिए इथाइलिन के। तो नोट करते जाइए, इन्हें बढ़िया से नोट्स भी बनाते चलिए। चलिए अब इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह आप सभी के सामने स्क्रीन पे देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है झन्नाटेदार, मजेदार, धमाकेदार क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। लिखा है मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का भार आपसे पूछ लिया गया है, तो इसका भार हमें बताना है। तो पहला विकल्प क्या है, 1000 से 1100 ग्राम, 1300 से 1400 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम और लास्ट है आपका 1600 से 1800 ग्राम। तो देखिए हमारे मस्तिष्क का भार जो होता है लगभग 1 किलो 300 से 400, तो 1300 से 1400 ग्राम। कितना बताया, 1300 से 14। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1300 से 1400 ग्राम।
चलिए नेक्स्ट अगला। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि, पहली है आपकी पिट्यूटरी, दूसरे में है थायराइड, तीसरी है अग्नाशय और लास्ट है एड्रीनल। तो मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि पढ़ा रखा है हमने, आपको बता रखा है अग्नाशय ग्रंथि जो कैसी है आपकी मिश्रित ग्रंथि है। तो दूसरे क्वेश्चन का थर्ड विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अग्नाशय ग्रंथि। चलिए अगला। मेडुला ऑब्लोगेटा नियंत्रण करता है। मेडुला ऑब्लोगेटा नियंत्रण करता है। फर्स्ट में ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरा अनैच्छिक क्रियाएं, तीसरा प्रतिवर्ती क्रियाएं, लास्ट है आपका सविधायक क्रियाएं। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका अनैच्छिक क्रियाएं वो ऑब्लोगेटा द्वारा नियंत्रण होती हैं। तो अनैच्छिक क्रियाएं, ये सेकंड विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट डाउन सेकंड क्वेश्चन। चलिए अगला। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम मजेदार। लिखा है प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेरुरज्जु और मेडुला ऑब्लोगेटा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का हमने डिटेल में आपको पिछले वीडियो में वर्णन किया था। एकदम झन्नाटेदार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर पता है सभी को, मेरुरज्जु। क्या हो जाएगा, मेरुरज्जु। जिससे मेरुरज्जु अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो प्रतिवर्ती क्रियाएं आपको नहीं मालूम पड़ेंगी बिल्कुल ही। चलिए नेक्स्ट। 5 नंबर में देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि वही एवं अंतःस्रावी दोनों है। निम्न में कौन सी ग्रंथि वही एवं अंतःस्रावी दोनों है। फर्स्ट है अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है और वह स्रावी ग्रंथि है। तो फर्स्ट विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है हार्मोन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फर्स्ट में लिखा है प्रोटीन, सेकंड में अमीनो अम्ल, थर्ड में साधारण कार्बोनेट और लास्ट है आपका जटिल कार्बोनेट। तो देखिए हार्मोन हमने आपको बताया था कि हार्मोन जो है आपका मुख्य रूप से प्रोटीन्स और स्टेरॉइड से निर्मित होते हैं। किससे, प्रोटीन्स और स्टेरॉइड से। तो आपका फर्स्ट विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। हार्मोन क्या है तो क्या बताएंगे आप, प्रोटीन। तो चलिए कंप्लीट ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब जो भी शेष है वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।